ठीक, ओके। कल का जो डिस्कशन था, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डीके, राइट। हमारे पास एक सैंपल है, अगर रेडियो एक्टिव सैंपल, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियो एक्टिव? द न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, राइट। पॉपकॉर्न वाला एग्जांपल दिया था, कौन सा फूटेगा का कोई गारंटी नहीं है सबसे पहले। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक सैंपल है, सैंपल में सारे एक्टिव न्यूक्लियाई, तो कौन सा न्यूक्लियाई सबसे पहले डिसइंटीग्रेट करेगा, इसका कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई रूल नहीं। तो ऐसे सिचुएशंस को हम प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने एक कंसेप्ट डिफाइन किया हाफ लाइफ का। और इस हाफ लाइफ इज अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच हाफ ऑफ द एक्टिव न्यूक्लियाई विल डिके। आधा डिके हो गया, आधा बच गया, ठीक है। तो हाफ लाइफ्स के टर्म्स में हमने ये डिफाइन किया कि n हाफ लाइफ्स के बाद कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई बचा रहेगा। दैट इज n0 by 2 to the power n, where n0 is the इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अरे सब लोग इधर ही हो ना। n0 is the initial number of active nuclei। और इसका ड्रॉबैक क्या था? व्हाट वाज द ड्रॉबैक? हाँ वो तो होगा ही, वो तो हमेशा ही होगा। इनफैक्ट दैट इज नॉट अ ड्रॉबैक, दैट इज एन आइडिया कि इट विल टेक। हाँ यस, वो जो एक्सप्रेशन था, वो जो हमने कंसेप्ट डिफाइन किया हाफ लाइफ का, इसमें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t अगर पूछा जाता है तो उस कंसेप्ट को यूज़ करके हम बता नहीं सकते, ठीक है ना। तो आज हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे या एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे विच विल एक्चुअली टेल मी कि टी टाइम के बाद कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई बचा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला और एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। मैंने माना कि कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है इनिशियली 100, एक हाफ लाइफ के बाद 50 हो गया, तो कितना डिके किया 50। मतलब इनिशियली अगर 100 न्यूक्लियाई है तो कितना डिके होता है 50। फोकस ऑन दिस लाइन। अगर इनिशियली कितने सारे न्यूक्लियाई है 100 न्यूक्लियाई है तो कितना डिके हो रहा है 50, ठीक है। अभी नेक्स्ट जब 50 न्यूक्लियाई है तो नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद 25 बन जाएगा, कितना डिके हुआ 25। तो तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, 100 होने से 50 डिके करता है, 50 होने से 25 डिके कर रहे हैं। और अगर 25 है तो कितना डिके कर जाएगा 12.5। तुम लोग सब 12.5 कैसे हो सकता है? ये दिस इज जस्ट फॉर डिस्कशन। 0.5 निकला नहीं हो सकता, ये जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आया ना? ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसमें मत घुसो, ठीक है ना। तो 25 के बाद क्या हो गया 12.5, तो 25 होगा तो कितना डिके कर गया 12.5। तो क्या कंक्लूड करोगे इस ऑब्जर्वेशन से? हाफ लाइफ इक्वल परसेंटेज ड्रॉप होता है। नहीं यार, कुछ और, एनीथिंग गुड जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ वो तो है ही, हाफ लाइफ है तो वही होगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक चीज़ सुनना चाहता था। ऐसा है कि जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उतना ज़्यादा डिके होगा। 100 था तो 50 डिके कर गया, लेकिन अगर 25 है तो सिर्फ 12.5 ही डिके करता है। मतलब तुम्हारे पास अगर एक सैंपल है, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब कितना फास्ट डिके करेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस वक्त उस सैंपल में कितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। क्योंकि जब 100 था तो 50 डिके कर रहा था, मतलब द अमाउंट ऑफ डिके वाज वेरी हाई 50। लेकिन जब 50 है तो क्या हो रहा है 25। मतलब इनिशियली तुम्हारे सैंपल में कितना सारा एक्टिव न्यूक्लियाई है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट डिसइंटीग्रेशन होगा। नहीं आया समझ में? जब पॉपकॉर्न बनाते हो, जब उसको गर्म करते हो, इनिशियली तो बहुत ज़्यादा फूटता ही नहीं फूटता, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ बच जाता है, थोड़ा सा कुछ सीड्स, उसको फूटने में बहुत टाइम लगता ही नहीं लगता। तो वैसा ही है, इनिशियली अगर सीड्स ज़्यादा है तो पॉपकॉर्न फूटेगा भी ज़्यादा। दैट मीन्स रेट ऑफ फूटना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट, राइट। जितना ज़्यादा एक्टिव सीड्स होगा उतना ज़्यादा फूटेगा। एज द नंबर ऑफ सीड्स डिक्रीजेस द रेट ऑफ पॉपिंग अप विल ऑल्सो डिक्रीज। तो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। समझ में आया? तो 100 था तो 50, समझ में आया नहीं आया? तो कहना इससे, चलो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ब्रेकिंग डाउन इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेइंग इन 1 सेकेंड। उसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dN/dt। व्हाट इज n? नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बोलने से तो ना होगा, number of active nuclei at that instant of time. That is rate of disintegration. And from this discussion, can I say that the rate of disintegration is directly proportional to minus n, where n is the number of active
न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। बहुत सारा सीड्स होगा तो बहुत सारा पॉपकॉर्न फूटेगा, समझ में आ रहा है ना? तो जितना ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होगा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। कैन यू टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस? सिखाया था, कब से सिखा रहा हूँ। इफ द क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग उसका रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, और इस सैंपल में n का वैल्यू टाइम के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सो नेगेटिव साइन इंप्लाइज नंबर ऑफ n, क्या लिखो, n डिक्रीजेस विद टाइम। डू एग्री विद दिस? कोई डाउट? ठीक है ना, क्लियर? ओके, अभी वी आर रेडी टू फॉर्म द इक्वेशन। सो dn बाई dt वी ऑल नो कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते एक कांस्टेंट आ जाता है, तो हमने यहाँ पर माइनस लैम्डा इंटू n लिख दिया। लैम्डा को हम डिके कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है? सो dn बाई n इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। अच्छा, ये लैम्डा क्या है वो थोड़ा समझा देता हूँ। डिके कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट विच इज फिक्स्ड फॉर ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे कि पॉपकॉर्न के साथ और क्या फूट सकता है जो फूटता है? एनी एग्जांपल? कुछ कोई ऐसा मटेरियल जो पॉप करता है? पॉपकॉर्न बहुत कॉमन है। मूढ़ी खाता ना, मूढ़ी, वो भी तो फाइनली पॉप करता है। तो अगर तुम 100 सीड्स ऑफ पॉपकॉर्न लोगे, मूढ़ी को क्या बोलते हैं? पफ्ड राइस। और 100, ओके चलेगा, और 100 सीड्स ऑफ पफ्ड राइस लोगे, दोनों को सेम कंडीशंस दे रहे हो, क्या दोनों का रेट ऑफ पॉपिंग सेम होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, सैंपल अलग अलग है। तो रेट ऑफ पॉपिंग किस पे डिपेंड करेगा? इस पे भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। कुछ न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, वो धड़ाधड़ डिके करेंगे, लेकिन अगर मैं अलग सैंपल ऑफ न्यूक्लियाई लूँ, अलग एलिमेंट ले लूँ, मे बी वो उतना अनस्टेबल नहीं है अनस्टेबल, लेकिन उतना अनस्टेबल नहीं है। बात समझ में आया? तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होगा उसका? कम होगा। मतलब बात को समझो, अगर मैं n का वैल्यू 1 लिख दूं, बात को समझो, इफ n इज इक्वल टू 1 देन लैम्डा इज नथिंग बट dn बाई dt। समझ में आया? दैट इज, दिस इज एलिमेंट 1, ये अनस्टेबल है, दिस इज एलिमेंट 2, ये अनस्टेबल है, ठीक है? अभी दोनों में से कौन सबसे पहले पॉप करेगा नहीं पता, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। विच एलिमेंट इज मोर प्रोबेबल टू डिसइंटीग्रेट फर्स्ट? एंड ध्यान से देखो, n इक्वल टू 1 लिया मैंने, तो dn बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्डा। लैम्डा इज अ कांस्टेंट। क्या है? दो एलिमेंट्स हैं, दो अलग अलग एलिमेंट है, एक पॉपकॉर्न वाला सीड है, एक पफ्ड सीड है, दो अलग अलग है। इसका भी एक सीड लिया, इसका भी मैंने एक सीड लिया। ऑब्वियसली कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कौन पहले पॉप करेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी के टर्म्स हम बात कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये कम अनस्टेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? इन द नेक्स्ट सेकंड, 1 सेकंड, दिस हैज़ हायर प्रोबेबिलिटी टू अंडरगो ए डीके। तो इसी दुनिया में है ना? नहीं है ना? पक्का? सपना नहीं देख रहा था तो? कोई है क्या सपने में? नहीं तो सुन ही नहीं रहा, तेरा ध्यान कहीं और है। और इसका प्रोबेबिलिटी टू अंडरगो डीके प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर सकते हैं, राइट? तो लैम्डा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? लैम्डा ये रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा सैंपल कितना ज़्यादा अनस्टेबल है। लैम्डा उसका मेजरमेंट देता है तुमको। अगर तुमको मैंने एक बोला कि एक एलिमेंट E1 है, एक एलिमेंट E2 है, एक का लैम्डा का वैल्यू 10 है, एक का लैम्डा का वैल्यू 20 है, ऐसे बोल दिया तुम, तो तुमको एक फील आ जाएगा कि नहीं, जो दूसरा सैंपल है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सैंपल। तो लैम्डा उस चीज़ का फील देता है। और लैम्डा किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर। इज दैट क्लियर? वो डीके कांस्टेंट है। ओके फाइन। सो इंटीग्रेट करते हैं। टाइम 0 में कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई थे? n नॉट। टाइम t में कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है? n। dn बाई n दैट इज ln m। ln n लिमिट्स क्या होगा? n नॉट से लेके n तक, एंड दिस इज माइनस लैम्डा इंटू टी, तो दिस इज ln n बाई n नॉट, नीचे की है, दिस इज माइनस लैम्डा इंटू टी, एंड फाइनली n एज ए फंक्शन ऑफ टाइम will come out to be n naught e to the power of minus lambda t। बात समझ में आया? So this is an expression जो तुमको exactly ये बताएगा। exactly तो बताना मुश्किल ही है, but at t टाइम के बाद कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई बच जाएंगे। Is that clear?
एंड एज वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिस्कशन, याद है ना, हाफ लाइफ से मैंने ग्राफ बनाया था और बोला था वो ग्राफ कैसा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। कम ऑन यार, तो ये देखो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ही है। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके, दिस एन इज एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, तुमको अगर कोई पूछ दे टी टाइम के बाद कितने सारे न्यूक्लियाई डिके हो चुके, तो कैसे निकालोगे? एन नॉट था पहले एक्टिव, अभी एन ही एक्टिव है, तो जो गैप है वो सारे न्यूक्लियाई क्या हो चुके, डिके हो चुके। कम ऑन, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड इन टी टाइम, पहले एन नॉट था एक्टिव, अभी सिर्फ एन ही एक्टिव। समझ में आया? सो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। सही लिख रहा हूँ ना? सो दिस एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा टी। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड आफ्टर अ टाइम टी। ग्राफ कैसे बनेगा? दिस इज एन वर्सेस टाइम, एन एरर से एक्टिव न्यूक्लियाई। ध्यान से देखना, इनिशियली कितना था एन नॉट, टाइम 0 पे कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है, एन नॉट एक्टिव न्यूक्लियाई है। सो द ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, है ना? बोलो ना? अच्छा, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? लेटर से एन डैश बोलता हूँ, ठीक है ना? इसका ग्राफ होगा टाइम 0 पे एक भी न्यूक्लियाई डिके नहीं करेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद सारा का सारा न्यूक्लियाई डिके कर जाएगा। मतलब वाई का वैल्यू किसको टच करने वाला होगा, एन नॉट को। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अरे क्या हुआ? ठीक है ना? पॉज कर दे, हो गया? सो वी हैव टॉक्ड अबाउट हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ। अभी हाफ लाइफ का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, राइट? टी की जगह क्या पुट करेंगे, टी हाफ, और एन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एन नॉट बाई टू। इज दैट क्लियर? तो एन की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन नॉट बाई टू। अरे बोलो ना? यस सर। यहाँ पर क्या होगा, एन नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा इंटू टी इज नथिंग बट हाफ लाइफ, टी हाफ। सो एन नॉट चला गया, दिस इज हाफ ई टू द पावर ऑफ माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। दोनों तरफ एल ले लेंगे, तो दिस इज माइनस एल एन टू, दिस इज माइनस लैम्डा इंटू टी हाफ। माइनस माइनस चला जाएगा, तो टी हाफ का वैल्यू होगा एल एन टू बाई लैम्डा, इट इज 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। कभी कभी प्रॉब्लम में हाफ लाइफ दिया रहता है और इससे हमको लैम्डा निकालना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ये हो गया हाफ लाइफ का कंसेप्ट, ठीक है? और ये हो गया, ये तो बहुत ही आसान है, ये समझने लायक कंसेप्ट है, दैट इज एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ का मतलब क्या है? तुम सारे पॉपकॉर्न के सीड्स हो, राइट? लेट्स एज्यूम सबसे पहले पॉपकॉर्न के सीड्स, सबसे पहले ये पॉप करेगा, ऐसे ये पहले, अच्छा ऐसे समझो, पहले 1 सेकंड ये जिंदा रहता है, उसके बाद वो पॉप हो जाता है, नेक्स्ट सेकंड तक ये दोनों सीड्स पॉप हो जाते हैं। तो इसका एज क्या हुआ, 1 सेकंड। इन दोनों का एज कितना हो गया, 2 सेकंड्स, बिकॉज पहले 1 सेकंड में भी ये लोग प्रेजेंट थे और नेक्स्ट 1 सेकंड के लिए भी ये लोग जिंदा थे, राइट? नेक्स्ट 1 सेकंड में सोचो और ये 2 पॉप हो गए, तो इनका लाइफ स्पेन कितना हो गया, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो इसका एज हो गया 1 सेकंड, इन दोनों का एज हो गया 2, तो टोटल टाइम स्पेन कितना हो गया, 2 × 2 4। 2 लोग हैं ना यार, इसका 1 × 1, इनके केस में 2 × 2 नहीं आया समझ में, इसका 2 सेकंड, इसका 2 सेकंड, ऐसे 2 लोग हैं, तो 2 × 2, दैट इज द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच दे वर अलाइव, राइट? नेक्स्ट 2 वर अलाइव फॉर 3 सेकंड्स, तो 2 × 3 इज द टोटल स्पेन ऑफ लाइफ। तो ऐसे करके मैं हर एक एक्टिव न्यूक्लियाई का लाइफ स्पेन निकाल सकता हूँ। 1 सेकंड, इसका 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐड किया सबको, तो टोटल सम ऑफ एजेस मिला मुझे, टोटल सम ऑफ एजेस। इज दैट क्लियर? तभी अगर एवरेज निकालना है, एवरेज लाइफ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इसको हम क्या कहेंगे, एवरेज लाइफ। देखो हर कोई का लाइफ एक जैसा नहीं होगा, कोई थोड़ा जिया होगा, कोई बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन हमने क्या किया, सारे लाइफ्स को ऐड किया, तो टोटल सम ऑफ ऑल लाइफ्स पता चल गया और उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, दैट वो हो गया एवरेज लाइफ। ये तो लॉजिकली समझ में आ जाता है, बट इसको जब हम मैथमेटिकली लिखते हैं ना तो ऐसे करके लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एन नॉट e to the power of माइनस लैम्डा टी, ये क्या है, टी टाइम, उस वक्त इतने सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इंटू डी टी वैरिंग बिटवीन 0 to इन्फिनिटी, टाइम का वैल्यू डिवाइडेड बाई एन नॉट, ये होता है एक्सप्रेशन। एन नॉट तो सबको समझ में आ जाता है। हाउ कम दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हाउ डज दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल एजेस? इज दैट क्लियर? एन नॉट ई टी पावर माइनस लैम्डा टी है उस वक्त का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तुमने इंटू डी टी के साथ मल्टीप्लाई किया, इंटीग्रेट कर दिया, राइट। और टाइम कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? लास्ट न्यूक्लियाई तो इन्फिनिटी में जाके डिके करेगा, तो टाइम कब से लेके कब तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके। तो यू पीपल हैव टू एक्सप्लेन मी कि हाउ कम दैट न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन इज गिविंग यू द सम ऑफ ऑल एजेस। वो न्यूमरेटर वो तो dn डिके करेगा, मान लेते हैं t एट टाइम t dn डिके करेगा, तो अच्छा ठीक है, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। 3 चॉकलेट्स हैं, एक कैडबरी है, एक 5 स्टार है और एक टॉफ़ी है, इक्लेयर्स, राइट। मैंने तुमको तीनों ऑफर किया और तुम इसको पूरा दिन लेके खाओगे, मतलब बेसिकली, राइट। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, 3 चॉकलेट्स है, राइट। मुझे इनको सम ऑफ ऑल एजेस निकालना है इनको, बिकॉज एवरी चॉकलेट विल हैव अ डिफरेंट स्पैन ऑफ लाइफ, मतलब व्हेन यू ईट इट इज डेड, समझ में आया? सो एवरी चॉकलेट हैज़ गॉट अ डिफरेंट स्पैन ऑफ लाइफ। सो मैं थोड़ा इजीली बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1 घंटे के बाद तुम सबसे पहले किसको खा लोगे? कैडबरी को खा लोगे, राइट। तो कैडबरी का लाइफ स्पैन कितना हो गया? 1 आवर। लेकिन तब तक तुमने इक्लेयर्स को भी नहीं खाया होगा, 5 स्टार को भी नहीं खाया होगा, तो 5 स्टार ने भी 1 घंटा जी लिया और इक्लेयर्स भी 1 घंटा जी लिया। बात समझ में आया? 1 घंटे के बाद तुमने कैडबरी खा लिया, 2 बचे। नेक्स्ट 1 आवर के बाद तुम 5 स्टार खा लेते हो, राइट। सो नेक्स्ट 1 आवर के लिए कितने सारे चॉकलेट्स जिंदा थे? 5 स्टार एंड इक्लेयर्स, एंड बोथ ऑफ देम वर अलाइव फॉर द नेक्स्ट 1 आवर। बात को समझो। उसके बाद तुमने 5 स्टार खा लिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद फॉर एग्जाम्पल तुमने इक्लेयर्स खा लिया। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड इस सम ऑफ एजेस को मैं कैसे निकालूंगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1 आवर, फॉर द फर्स्ट 1 आवर, पहले 1 घंटे के लिए तुमने कुछ नहीं खाया था, 1 घंटे के बाद खाया है, तो 1 घंटे तक तीनों जिंदा थे। तो इसका 1 घंटा प्लस इसका 1 घंटा प्लस इसका 1 घंटा कितना हो गया? 3 आवर्स। तो मैंने 1 into 3 लिखा। 3 क्या है? नंबर ऑफ एक्टिव चॉकलेट्स, है ना। एंड 1 इज व्हाट? द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच दे वर अलाइव। 1 घंटा हो गया प्लस नेक्स्ट घंटे में कितने सारे एक्टिव चॉकलेट्स प्रेजेंट है? 2 नंबर ऑफ एक्टिव चॉकलेट्स। एंड फॉर हाउ लॉन्ग डू दे स्टे अलाइव? फॉर 1 आवर, 21 हो गया। फॉर द नेक्स्ट 1 आवर व्हाट आर द नंबर ऑफ एक्टिव चॉकलेट्स? 1। सिर्फ इक्लेयर्स जिंदा रहता है और वो कितने टाइम के लिए जिया? और 1 घंटे के लिए। डज दिस गिव द टोटल सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल दी चॉकलेट्स? हाँ, इक्लेयर्स का लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए? ऐसे कैलकुलेट करते हैं, 3 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, 1, 3, 4, 5, 6 आया, 6 है ना, 6। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इस वक्त कितने सारे एक्टिव चॉकलेट्स हैं, करेक्ट, और ये कितने टाइम तक जिंदा रहता है। ये जो n नॉट e to the power of माइनस लैम्डा टी है, इस t टाइम में कितने सारे एक्टिव न्यूक्लियाई है वो वैल्यू देगा। और नेक्स्ट dt टाइम के लिए सारे जिंदा है, ऑल दोस एक्टिव न्यूक्लियाई आर व्हाट? अलाइव। समझ में आया? जब 0 to इन्फिनिटी जब हम टाइम वेरी करेंगे, टाइम वेरी करने के साथ साथ ये क्वांटिटी भी वेरी करेगा। जैसे कि 3 था, 3 के बाद 2 हो गया। बात समझ में आया? ये 3 से 2 यहाँ पर कैसे हो रहा है? ये जब तुम लिमिट्स चेंज करोगे 0 to इन्फिनिटी, कुछ देर के बाद जब टाइम का वैल्यू 0 से बदल के 0.1 हो जाएगा, तो ये सारे एक्टिव न्यूक्लियाई का वैल्यू भी बदल जाएगा। जैसे कि वो 3 से 2 बन गया था नंबर ऑफ एक्टिव चॉकलेट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का वैल्यू भी बदल जाएगा। एंड वी शैल एज्यूम दैट नेक्स्ट dt टाइम के लिए लोग जिंदा रहेंगे,
राइट। फिर से 0.1 सेकंड के बाद जब 0.2 सेकंड्स हो जाएगा तो ये फिर से बदल जाएगा, दिस विल डिक्रीज एंड नेक्स्ट dt टाइम के लिए ये लोग जिंदा रहेंगे। समझ में आया? हमने एग्जैक्टली यही किया है। 3 इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एंड dt इज 1 आवर। समझ में आया? एस द लिमिट चेंजेस 3 अपने आप बदल के 2 हो जाएगा और वो नेक्स्ट 1 घंटे के लिए जिंदा रहेगा। एज द टाइम चेंजेस 2 बदल के फिर से क्या हो जाएगा 1 और वो नेक्स्ट 1 घंटे के लिए अलाइव रहेगा। समझ में आया? और सारे को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? सम ऑफ द एजेस। नाउ डिड यू सी द कनेक्शन बिटवीन दैट? कोई डाउट है? दिखता नहीं आया समझ में? पक्का इधर बोलो ना, बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता। थोड़ा पॉज कर दो, ठीक है? अच्छा, एन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इफ़ यू गो फॉर द इंटीग्रेशन, इसका तो यही रहेगा, नीचे एक माइनस लैम्डा आ जाएगा। अच्छा ओके, लिमिट्स क्या होगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अच्छा क्या आएगा ये? a to the power of minus infinity is 1 by that is 0 minus a to the power 0 is what? 1, नीचे एक माइनस लैम्डा है, सो दिस इज t एवरेज। तो एवरेज लाइफ का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 1 बाई लैम्डा। बस सिर्फ यही चीज़ है समझने का, बाकी सब तो सिंपल है। इज दैट क्लियर? कैन वी कनेक्ट देम? हाफ लाइफ विथ एवरेज लाइफ? यस, 1 बाई लैम्डा की जगह हम एवरेज लाइफ लिख सकते हैं। तो कनेक्शन क्या होगा? t हाफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू t एवरेज। एज सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? पॉज करना। this activity is just a different name for rate of disintegration। लोड लेने का नहीं इसको लेकर। ए क्या है? माइनस dn/dt। माइनस क्यों? बिकॉज हम एक्टिविटी को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं बाय कन्वेंशन, इसलिए हमने माइनस लगा के रखा था। एक्टिविटी बोले तो फील भी तो आता है ना, एक्टिविटी मतलब द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, माइनस लगा के रखना सिर्फ। और इसका यूनिट क्या होगा? 1 dps। dps मतलब डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। अगर 10 dps मतलब इसका क्या है कि 1 सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है? 10 न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इसको हम बैक्यूरियल बोलते हैं या 1 BQ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूरी साइंटिस्ट याद है ना, मैडम क्यूरी? तो उसके नाम पे और एक यूनिट डिफाइन किया गया है, दैट इज 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10 to the power 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी ऑल नो that dn/dt minus of dn/dt is lambda n. Come on, focus. Yes or no? So can I write minus dn/dt as a at a time t, that is activity at time t, is equal to lambda n? Come on. Okay. So can you give me the expression for initial activity a naught? Lambda into n naught. Do you agree with this? This is the initial activity. Lambda times of n naught, because n naught were the initial number of active nuclei present in the sample, right? तो यहाँ पर lambda n जो है, n is nothing but a function of time. We can express it as n naught e to the power of minus lambda t. This is activity at a time t, and in this case lambda n naught is nothing but the initial activity. तो हम इसको क्या लिख देंगे? a suffix t is equal to a naught e to the power of minus लैम्डा टी। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुराना फॉर्मूला ही है, बस अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है। कोई डाउट? कोई डाउट? इसमें कुछ है ही नहीं डाउट होने का, ठीक है ना? अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। फॉसिल्स का हम लोग लाइफ निकालते हैं ना, एज निकालते हैं, कितना साल पुराना फॉसिल्स है, तो किस तरीके से ये निकाला जाता है, ठीक है? इसमें रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। कैसे? देखो, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 12C6 एंड 14C6। 12C6 इज स्टेबल, नॉट रेडियो एक्टिव, बट 14C6 इज रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल। इट फॉलोज द बीटा डीके प्रोसेस, राइट? बीटा डीके प्रोसेस फॉलो करता है। और एटमॉस्फेयर में 14C6 एंड 12C6 का जो रेशियो है वो हमेशा मेंटेन्ड है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स पहले जैसा रेशियो था 14C6 is to 12C6 का, आज भी वही रेशियो है, बिकॉज ऑफ द वे इट इज़ बिंग प्रोड्यूस्ड। मतलब स्पेस से कुछ रेज आते हैं जिससे एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन होता है, यार 14C6 और 12C6 बनता है, उसमें जाएंगे नहीं। बस इतना समझ के रखना कि
सो 1000 ईयर्स पहले 14C6 एंड 12C6 के बीच का जो रेशियो था वो आज भी वही रेशियो फॉलोड है। बात समझ में? और वो रेशियो क्या है कि फॉर एवरी 8.3 इंटू 10⁻11 एटम्स ऑफ स्टेबल 12C6 यू विल गेट 1 एटम ऑफ 14C6। समझ में आया? 8.3 इंटू 10⁻11 एटम्स of 12C6 corresponding to that you will get 1 atom of 14C6। ये बहुत सालों से यही रेशियो मेंटेन्ड है, ये माना जाता है। ठीक है, अच्छा, now we all are alive, right? That's obvious। So हम जो सांस लेते हैं, right? When we breathe, we are breathing the atmosphere inside, right? तो एटमोसफियर में 14C6 and 12C6 का जो रेशियो है हमारे बॉडी के अंदर भी वही रेशियो मेंटेन होगा। कम ऑन, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग द एटमोसफियर इनसाइड, राइट? ओके, सो एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव विल कंटिन्यू टू ब्रीथ, राइट? कब तक सांस लेंगे तब तक जिंदा है, राइट? एंड व्हेन वी कंटिन्यू टू ब्रीथ, जब तक हम ब्रीथ करना कंटिन्यू करेंगे तब तक बाहर जैसा कंसंट्रेशन का रेशियो होगा हमारे बॉडी के अंदर भी वैसा ही कंसंट्रेशन का रेशियो होगा। नाउ व्हाट विल हैपन, से इफ ही डाइज, क्या होगा? से आज लटक गया तो क्या होगा? द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन इज दैट ही विल स्टॉप ब्रीथिंग, राइट? सांस लेना बंद करेगा, कोई लटकेगा तो सांस लेना सबसे पहले बंद होगा, राइट? ध्यान से सुनो, तो अगर ये सांस लेना बंद कर रहा है, ओए तुझे भी जाना है क्या? तू बात नहीं कर, दांत कहाँ से दिखा रहा है? लास्ट 1 साल से तेरे को देखा नहीं कभी हंसते हुए, आज ही देख रहा हूँ। शिफ्ट कहाँ से शिफ्ट हुआ तू? क्यों, तुझे यही तो देखा मैंने, तुझे तो अपने क्लास में देखा मैंने, पहले लॉकडाउन के पहले भी देखा था। सब ठीक है ना? ओके, लेट्स गेट बैक टू द आइडिया। बेसिकली ये सांस लेना बंद कर देगा। अगर सांस लेना बंद कर देगा इसका मतलब क्या है? मरते वक्त उसके बॉडी के अंदर जितना 14C6 था वो और रिप्लेनिश नहीं होगा, बाहर से और आएगा नहीं, ख़त्म। हम जब सांस लेते हैं डिक्रीज़ हुआ फिर बाहर से आया, डिक्रीज़ हुआ फिर बाहर से आया, तो वो रेशियो बॉडी के अंदर क्या रहता है? मेंटेन्ड रहता है। बट एक बार अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो ब्रीथ करना बंद कर देता है, इसका मतलब है उसके बॉडी के अंदर उस वक्त जितना 14C6 था वही रह जाएगा। एंड एज टाइम पासेस व्हाट विल हैपन, that 14C6, that radioactive 14C6 that is present inside the body will start decaying. And this decay of 14C6 will behave like a clock. एक घड़ी जैसा बिहेव करता है। कैसे मैं समझाऊंगा तुमको, बट ऐसे ही कहानी के हिसाब से सुन के रखो। एक क्लॉक जैसा बिहेव करता है और इस डिके को स्टडी करके हम ये गेस कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कब मरा था। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये कैसे किया जाता है? देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो इधर से, आज के डेट पे तुमको तो ऑब्वियसली फॉसिल मिलना पड़ेगा ना, तब ना उसका डेट तुम निकालोगे। जो फॉसिल मिला है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोल के एक प्रोसेस होता है जहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि आज के डेट में उस सैंपल का एक्टिविटी कितना है, बिकॉज वो सैंपल है मेरे पास। देखो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब वो मरा था उस वक्त का एक्टिविटी क्या है, वो कैसे निकाले? दैट इज़ द बिग चैलेंज। आज के डेट में हमारे पास सामने जो फॉसिल है उसका कितना एक्टिविटी है वो तो हम एक्सपेरिमेंट्स करके आराम से निकाल सकते हैं कि आज के डेट में कितना एक्टिविटी है। बिकॉज इफ यू सी द एक्टिविटी एक्सप्रेशन, दिस इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। इफ यू नीड टू फाइंड आउट टाइम, वी ऑलरेडी नो लैम्डा, बिकॉज ये जो 14C6 है इसका हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर्स। लैम्डा का वैल्यू हमको पता है। डू एग्री विद दिस? लैम्डा का वैल्यू हमको पता है। अभी की एक्टिविटी हमको पता है, हमारे पास वो फॉसिल है, हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू ये निकाल लिया कि आज की डेट की एक्टिविटी क्या है। चैलेंज क्या होगा? ए नॉट निकालना। जब तक मैं ए नॉट नहीं निकाल पाऊंगा तब तक मैं टी निकाल नहीं पाऊंगा, टाइम निकाल नहीं पाऊंगा। एंड व्हाट इज ए नॉट? ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी ऑन द डे दैट ऑर्गेनिज्म डाइड। तो ए नॉट हमको निकालना है, और इसको निकालने के लिए हम कौन सा लॉजिक यूज़ करते हैं? हम ये कंसंट्रेशन वाला लॉजिक यूज़ करेंगे कि जिस दिन वो मरा था उस दिन उसके बॉडी के अंदर 14C6 एंड 12C6 का क्या रेशियो था? 8.3 into 10⁻11 atoms of 12C6 corresponding to 1 atom of 14C6। बात समझ में है? ओके, तो हमने क्या किया, हमारा जो ऑर्गेनिज्म है
उसके 1 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन हमने कंसिडर किया, 1 ग्राम सैंपल निकाला, बात समझ में? सो कैन यू टेल मी नंबर ऑफ मोल्स in 1 gram sample of carbon, number of moles is given mass by molar mass. थोड़ा केमिस्ट्री मुझे भी याद है, सही लिखा है ना, 1/12. इज दैट क्लियर? अच्छा, इतने सारे मोल्स होते कार्बन के. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहता है, तो 1/12 मोल्स में कितना होगा? Do you agree? Is that clear? These are the total number of carbon atoms present. So, number of 14C6 present कितना होगा? These are the total number of carbon atoms divided by 8.3 into 10 to the power 11, because हर 8.3 into 10 to the power 11 के लिए एक 14C6 मिलता है. ये समझ में आया? पक्का. इसको हमने डिवाइड कर दिया, Na divided by 12 into 8.3 into 10 to the power 11 atoms. जो भी निकलेगा that is the number of atoms of 14C6 in 1 gram sample of carbon at the day that organism died. जिस दिन organism मरा था, उस दिन उसके बॉडी का अगर मैं 1 ग्राम सैंपल निकालता, उस 1 ग्राम सैंपल में इतने सारे 14 एटम्स, 14C6 वाले एटम्स प्रेजेंट होते. और आज के डेट में मैंने, आज के डेट के फॉसिल से भी मैंने 1 ग्राम निकाला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाला कि इसका एक्टिविटी क्या है, राइट? सो कैन आई से दिस इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ 14C6. दिस इज N0 फॉर 14C6, N0 इनिशियली. बोलो ना, इज दैट क्लियर? N0 पता चल गया? कोई डाउट? तो इस सैंपल का इनिशियल एक्टिविटी कितना होगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ N0. लैम्डा तो हमको पता ही है, इट फॉलोज बीटा डीके प्रोसेस. इसका हाफ लाइफ कितना है? 5730 ईयर्स, दैट इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा. ये सब लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं. निकाल के अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, N0 का ये वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्टिविटी आता है तुम्हारा 0.23 बेक्यूरेल. क्या आता है? 0.23 बेक्यूरेल. मतलब 1 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो था, 1 ग्राम सैंपल, जब वो मरा था उस दिन उसके बॉडी का एक्टिविटी कितना था? 0.23 बेक्यूरेल. आया ना समझ में? आज की डेट का 80 हमने निकाल लिया, लैम्डा हमको पता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं. कौन सा टाइम? A0 से 80 तक पहुँचने का टाइम, दैट इज द एज ऑफ दैट फॉसिल. समझ में आया? राइट? सो